देहरादून के एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी की पत्नी अचानक से बीमार हो जाती है। हालत कुछ इतनी ख़राब होती है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। जब हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, उपचार कराते हैं तो पता चलता है कि उनकी पत्नी को कैंसर होता है। काफ़ी इलाज कराया, जब वहाँ से कोई राहत नहीं मिलती तो दिल्ली में भर्ती कराते हैं। दिल्ली में भी कम से कम महीने डेढ़ महीने साथ रहते हैं, लेकिन उसकी पत्नी को आराम नहीं मिलता। धीरे धीरे हालत बिगड़ती चली जाती है और एक दिन डॉक्टर जवाब देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे, आप अपनी पत्नी से बात कर लीजिए। वो बैंक अधिकारी अपनी पत्नी से बात करता है। कुछ ही देर बातचीत करने के बाद वो दम तोड़ देती है, मर जाती है। अब ये बैंक अधिकारी बुढ़ापे में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। बेटा है जो दूसरे शहर में नौकरी करता है। बेटे की ख्वाहिश थी कि बाप उसके साथ रहे, लेकिन बाप की ख्वाहिश थी कि वो बचपन में जहाँ रहा था, जहाँ पैदा हुआ था, जहाँ उसके दोस्त हैं, वो वहाँ रहेगा। और एक दिन उसकी मुलाकात हो जाती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से, और उस लड़की के साथ उसके साथ बहुत सारा वक्त बीतता था। उसे पता नहीं था कि जिसको ये लड़की समझ रहा है, दरअसल वो लड़की नहीं बल्कि विष कन्या है, जिसको पीने के बाद शायद वो कभी बचेगा नहीं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश के देहरादून की। दरअसल वहाँ पर एक राज रोड है और राज रोड पर ही उसका एक बुज़ुर्ग व्यक्ति का घर होता है। उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है। 5 साल पहले यानी साल 2016 में उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। बेटा है जिसका नाम शौर्य है, बेटे की बहू है जिसका नाम नैन्सी है। ये दोनों मुंबई में रहते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं। एक दिन बेटा अपने पापा से बोला कि पापा, तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो आप मेरे साथ ये सब कुछ बेच बाच के मुंबई चलो। मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, आपका भी वहाँ मन लगा रहेगा, हम आपस में बातचीत भी करते रहेंगे। लेकिन बाप ने कहा कि मैंने पूरी ज़िंदगी इस शहर में गुजारी है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं यहीं रहूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी अपने पिता के जन्मदिन पर वो बेटा एक बड़ा सा टीवी देता है और उसमें इंटरनेट की व्यवस्था चालू कराने के बाद नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो, इस तरह से कई सारे ऐसे चैनल चालू करा देता है जिसमें बहुत सारे वेब सीरीज़ या फिर कोई मनपसंद के सीरियल या फिर न्यूज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो देखने के लिए, वक्त गुजारने के लिए। अब इस व्यक्ति को बहुत सारा वक्त था जो टीवी देखकर गुजरता था। सुबह में टहल टहल के आया, टीवी देखा, लेकिन आदमी कितना टीवी देखेगा, कितना घूमेगा, कितने लोगों से मिलेगा। जब तक वो अपने परिवार के साथ नहीं होता है तब तक उसका अकेलापन उसको परेशान करता है। जब उसको अकेलापन परेशान करता था तो वो अपने बेटे से बीच में कभी कभार बात भी कर लिया करता था। तभी बेटे ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है और मैं अपने एक दोस्त की मदद से इस गिफ्ट को तुम्हारे पास तक भिजवा दूंगा। दरअसल मोबाइल था जो ऑनलाइन उसके पास आया, दोस्त आया और दोस्त ने उस बुज़ुर्ग व्यक्ति की फेसबुक पर, सोशल साइट्स पर अलग अलग कई सारी ऐसी उसके अकाउंट खोल दिए जहाँ पर वो अपना एंटरटेनमेंट करते रहते थे। खासकर रील्स देखते रहते थे, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे वो फेसबुक पर हो। बहुत सारा वक्त ऐसे ही रील देखते देखते कट जाया करता था। शुरू में थोड़ा बोरिंग लगता था, लेकिन 15-16 सेकंड की रील देखने के बाद पन्ने पलटते पलटते कब कई घंटे बीत जाया करते थे, उसको पता ही नहीं चलता था। हालांकि आसपास में कई बुज़ुर्गों से दोस्ती थी, लेकिन बुज़ुर्गों से दोस्ती भी इतनी लंबी तक नहीं चल पाई। अब इसी बीच में एक दिन फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, और फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है चांदनी नाम की एक लड़की की। उस लड़की की रिक्वेस्ट देखने के बाद उन्होंने पहले उसकी प्रोफाइल को चेक किया। अब प्रोफाइल चेक करते हैं तो वो विदेश में कहीं रहती है, बेहद खूबसूरत लड़की होती है, और वो उसकी प्रोफाइल चेक करने के बाद उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेते हैं। और उसके बाद फिर उससे पहली बार पूछते हैं कि हेलो सर, आप कैसे हैं। तभी बताते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ, ठीक हूँ। वो पूछते हैं कि सर आप कहाँ रहते हैं, तब वो बताते हैं कि मैं देहरादून में रहता हूँ, ये राजपुर रोड है, वहीं पे मेरा मकान है। तो लड़की कहती है कि सर मेरा डालन वाला एक इलाका है, मेरे मम्मी मेरे पापा वहीं रहते थे, लेकिन अब हम वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ लंदन में आके शिफ्ट हो गए हैं, यहीं बस गए हैं। मेरे मम्मी पापा तो मर चुके हैं, लेकिन मैं अपने चाचा के साथ रहती हूँ, चाचा बिल्कुल अकेले हैं। तो ये लड़की अब इस बुज़ुर्ग व्यक्ति से, जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है, इस बुज़ुर्ग व्यक्ति का नाम होता है अजय कुमार, लगातार उस लड़की से बात करता था, अपने सुख की अपने दुख की बातें करता था। वो लड़की विदेश में थी, इसलिए वहाँ पर उस लड़की के बहुत सारे दोस्त नहीं थे, बहुत सारे मिलने वाले नहीं थे। उसका भी ऐसे खाली वक्त था, तो अपने खाली वक्त को गुजारने के लिए अब ज़्यादातर इनकी बातें होती थी। कभी व्हाट्सएप कॉलिंग होती थी तो कभी मैसेंजर पे कॉल किया करते थे। तो हर बात, छोटी से छोटी बातें आपस में एक दूसरे से शेयर किया करते थे। एक दिन इस चांदनी नाम की लड़की ने कहा कि जो उसके पापा हैं
वो तो मर ही चुके हैं, उनका सब कुछ हम बेच बाच के आए गए हैं, लेकिन जो चाचा हैं उसके ओल्ड पार्क लंदन में रहते हैं और हमारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा घर है। लेकिन एक दिन इस लड़की ने बातचीत करना अचानक ही बंद कर दिया। अब जब बातचीत करना बंद कर दिया, लगभग 10 से 12 दिन हो जाते हैं। अजय इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि आखिरकार वो लड़की अचानक से गायब कैसे हो गई है। लगभग 12-15 दिन के बाद फिर उस लड़की का मैसेज आता है कि सर आप कैसे हैं। वो पूछते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, तुमने तो बातचीत करना ही बंद कर दिया। तो वो कहती हैं कि मेरे चाचा जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन वो बच नहीं पाए। अब उनकी यहाँ पर एक बहुत आलीशान कोठी, आलीशान घर है, उस पर अगर मैंने अपना स्वामित्व दायर नहीं किया, यदि मैंने ये अपना आपको ये साबित नहीं किया कि मैं उनकी भतीजी हूँ, तो ये मकान लैप्स हो जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा और मुझे इस मकान को लेने के लिए इंडिया आना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, मुझे वो दिखाने पड़ेंगे। अब उसके लिए बस आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। जैसे ही ये बात उस चांदनी ने इस बुज़ुर्ग व्यक्ति से कही, तो बुज़ुर्ग व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ये सोचकर कि अब आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद चांदनी से मुलाकात हो ही जाएगी। तभी चांदनी से मुलाकात की बात थी, तो उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने चांदनी से कहा कि चांदनी, जब आप इंडिया आओ तो मैं आपको एयरपोर्ट से लेने के लिए आऊँगा। तो ये बात सुनने के बाद चांदनी खुश हो जाती है, कहती है कि कोई बात नहीं, जिस दिन मैं आऊँगी मैं आपको फ़ोन कर दूँगी, मैसेज कर दूँगी। ठीक हीथ्रो जो एयरपोर्ट होता है, वहाँ से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के लिए फ़्लाइट आनी थी। उसने एक टिकट दिखाया, बताया कि मेरी टिकट का इसका फ़्लाइट का टाइम ये है। जो एक टाइमिंग था बिल्कुल सेट कर दिया, उसी हिसाब से वो बुज़ुर्ग व्यक्ति अपनी कार लेके सीधा पहुंच जाते हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर, और जो गेट है उसके सामने खड़े हो जाते हैं। लोगों से पूछ रहे थे कि हीथ्रो से आने वाली जो फ़्लाइट है वो कितनी देर में आएगी। हीथ्रो की फ़्लाइट आ जाती है, लेकिन फ़्लाइट आने के बावजूद भी वो लड़की बाहर निकल के नहीं आती है। अब वो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, बैंक अधिकारी, कि आखिर करे तो क्या करे, वो यहाँ है ही नहीं। कई घंटे बीत जाते हैं। जब थोड़ा सा हल्का सा शाम होने लगती है, तब वो वहाँ से निकलने के बाद बसंत कुंज में किराए पर एक होटल में रहना शुरू कर देता है। रात हो जाती है, जब देर रात फ़ोन आता है कि मैं चांदनी बात कर रही हूँ और मुझे यहाँ ना एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है, उन्होंने मुझे पकड़ लिया है, यहाँ से मुझे निकलने नहीं दे रहे हैं। तभी वो व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है। बैंक अधिकारी कहता है कि इन्होंने क्यों पकड़ लिया है और तुम परेशान क्यों होती हो। उधर वो लड़की रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान हो रही थी। तभी इस बैंक अधिकारी ने कहा कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे बताओ आखिरकार बात क्या है। वो कहती है कि मुझे पता नहीं था, मैं ज़रूरत से ज़्यादा गोल्ड पहन के आई हूँ, अपने साथ भी रख के लेके आई हूँ। मुझे डर था कि ऐसा ना हो कि घर पे छोड़ूंगे और वहाँ पे कुछ चोरी चकारी कुछ हो जाए तो सारा गोल्ड बेकार हो जाएगा और किसी के हिस्से में आ जाएगा, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई थी और यहाँ इन्होंने मुझे पकड़ लिया है और कहते हैं कि अगर तुम गोल्ड छुड़ाना चाहती हो तो तुम्हें 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मेरे पास उतने पैसे हैं ही नहीं, मैं आखिरकार करूँ तो क्या करूँ, मैं तो उतने पैसे लेके भी नहीं आई। जबकि तुम्हें पता है कि मेरी तो अच्छी खासी सब कुछ ठीक ठाक है। जो हमारे चाचा का मकान है वो लगभग 4 लाख पाउंड का है, जिसकी इंडियन करेंसी में 4 करोड़ रुपए कीमत होती है। उसने कहा अजय ने कि तुम चांदनी परेशान मत हो और मुझे बताओ कि आखिरकार किसी अधिकारी से कोई भी हो मेरी उससे बात कराइए। वहीं पास में एक अधिकारी होता है, अधिकारी कहता है कि हाँ मैडम के पास जो गोल्ड है या तो वो जब्त कर लिया जाएगा, अगर आपको गोल्ड चाहिए तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तभी वो नज़दीकी SBI के बैंक में जाता है, वहाँ से जो दिया गया एक अकाउंट नंबर था वहाँ पर 5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। अब जैसे ही 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, बस यहाँ से वो थोड़ी बहुत देर इंतज़ार कर रहा था कि सोच रहा था कि अब जो उसकी इंतज़ार की घड़ियाँ हैं चांदनी से मुलाकात की वो जल्दी पूरे होने वाली हैं। कई महीने से वो लगातार दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर रहे थे, मैसेंजर पर बात कर रहे थे, लेकिन अब ये वक्त था, अब ये दिन था कि उन दोनों की बात होने वाली थी। इससे पहले कि वहाँ से कोई खुशखबरी आती, तभी इन्फोर्समेंट निर्देशालय के एक अधिकारी ने फ़ोन किया कि मैं बात कर रहा हूँ और ये लड़की है जिसका नाम चांदनी बताती है, इसके खिलाफ़ हमने मनी लॉन्ड्रिंग में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसको गिरफ़्तार करके हम जेल भेजने वाले हैं। जैसे ही अजय कुमार बैंक अधिकारी बात सुनता है, वो कहता है कि चांदनी को कुछ नहीं करना है, बात क्या है बात बताइए। वो कहते हैं कि ये बहुत सारा गोल्ड लेके आई थी, इसने 5 लाख रुपए का एकदम से इंतज़ाम कर दिया, जबकि तुम तो इसके रिश्तेदार भी नहीं हो, तुम तो इसकी जान पहचान के वाले भी नहीं हो, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का उस पर केस लगता है और इसको हम जेल भेजने वाले हैं। वो कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, मैं किसी अधिकारी से बात करता हूँ, किसी से भी, पुलिस वालों से, और इसे भेजना नहीं है। जब बार बार वो बैंक अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहा था, तब वो अधिकारी जो होते हैं इन्फोर्समेंट वाले, वो कहते हैं कि आप अगर इस लड़की को छुड़ाना चाहते हैं तो आपको 20 लाख रुपए देने होंगे। ये एक भारत सरकार का एक खाता है, इस खाते में आप रुपए जमा कर दीजिए, हम लड़की को भी छोड़ देंगे और जो इसके पास गोल्ड है उसको भी छोड़ देंगे। बस इतना था। उसने कहा कि ठीक है, मैं 20 लाख रुपए का इंतज़ाम करता हूँ,
तुरंत ही वो अपने बैंक की तरफ जाता है। उसके बाद फिर 20 लाख रुपए का इंतज़ाम करता है और 20 लाख रुपए उस जो एक खाता बताया गया था भारत सरकार का, उस खाते में वो पैसों को ट्रांसफ़र कर देता है। और ट्रांसफ़र करने के बाद अब उसे लग रहा था कि ये अब तक उसकी जेब से 25 लाख रुपए जा चुके थे। वो लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन ठीक नहीं था, बल्कि अब किसी न किसी बहाने से लगातार फ़ोन आते रहे और वो पैसे मांगते रहे और वो पैसे डालता रहा। अब उसके खाते में पैसे कम पड़ जाते हैं, तभी वो अपने बेटे को फ़ोन करता है। बेटे से कहता है कि बेटा, मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, मुझे 5 लाख रुपए दे दो अभी के अभी। अगर तुमने 5 लाख रुपए नहीं दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बेटा पूछता है कि पापा, आखिरकार तुम्हें 5 लाख रुपए की इतनी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? वैसे भी तुम्हारे खाते में पैसे हैं, तो तुम अपने खाते में से दे दो। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी के अभी तुम्हारे से पैसे चाहिए। वो अपने बेटे से 5 लाख रुपए की रकम ले लेता है और रकम लेने के बाद वो 5 लाख रुपए भी इस जो भी ये लोग फ़ोन कर रहे थे अलग अलग विभाग के अधिकारी बन के, और ये फ़ोन वो पैसे दे देता है। कुल मिला के पैसे और चले जाते हैं और 36 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है। उसके बाद फिर चांदनी का फिर से फ़ोन आता है। चांदनी कहती है कि दूतावास ने मुझे पकड़ लिया है, दूतावास के क्लियर नहीं कर रहा है कि तुम्हें इंडिया में आना है, इसलिए वो मुझे वापस लंदन भेज रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हमारी तुम्हारी मुलाकात होनी थी और वो मिल भी नहीं पा रही है। और वो लड़की जब ये बात कर रही थी तो फ़ोन पे बात करते करते बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी अजय कहता है कि तुम परेशान क्यों होती हो, अब वापस चले जाओ, फिर दोबारा मौका होगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ आना ही है। तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी दिक्कतें हैं, वो उससे लेने की आओगी, फिर मिलते हैं, और इस बार आप गोल्ड लेके मत आना। वो कहती है ठीक है, लेकिन तुम मुझे बुरा मत समझना, मुझे गलत मत समझना। वो कहता है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगे थे। अब एक दूसरे के बिना ये कहीं ना कहीं रह भी नहीं पा रहे थे। वो लड़की वापस लंदन चली जाती है और ये व्यक्ति बसंत बिहार से, यानी कि जो दिल्ली में इसने होटल में रह रहा था, वहाँ से निकलने के बाद सीधा देहरादून आ जाता है। और देहरादून आने के बाद वो इंतज़ार कर रहा था। सोशल मीडिया के अलग अलग साइट पर जाने के बाद जहाँ जहाँ से उससे कॉन्टैक्ट बना हुआ था, उस कॉन्टैक्ट हो ही नहीं पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता, जो नंबर दिया था उस नंबर से भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। तो बुज़ुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ तन्हाई में रो रहा था। इसी बीच में अचानक से उसका मुंबई से बेटा आता है, और जब बेटा अचानक से आता है, दरवाज़ा खोलता है, बाप को बड़ा हुआ देखता है, अपने बाप से कहता है, पापा तुम ऐसे कैसे पड़े हो, क्या बात है? तभी उसके पापा रोते रोते अपने बेटे को सारी कहानी बताते हैं, सारी बात बताते हैं। तभी वो लड़का कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी बैंक होके आता हूँ। बेटा उनकी पासबुक लेकर, जो उनकी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे उनको लेकर वो सीधा बैंक जाता है। और जब बैंक जाने के बाद देखता है तो टोटल मिलाकर लगभग 1 सप्ताह के अंदर 97 लाख रुपए की रकम थी, जो उस चांदनी के चक्कर में वो लुटा चुके थे। चाहे वो एफडी हो, चाहे वो इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, कई सारी ऐसी उनके पास पैसे की रकम थी, वो सब के सब पैसे उनके लुटा चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। अब उस लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। तभी उस लड़के ने अपने बाप को समझाया और पापा से कहा कि पापा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम सीधा थाने चलते हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और एफआईआर दर्ज कराते हैं। जब एफआईआर दर्ज होती है तो इस मामले की जांच दी जाती है इंस्पेक्टर हरीश कुमार को। हरीश कुमार इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाते हैं और उन्हें लगभग 8 महीने का समय लग जाता है ये पता करने में आखिरकार उनके पैसे कहाँ गए, किसने लिए, ये सचमुच लड़की लंदन में रहती है नहीं रहती है। लेकिन 8 महीने बीतने के बाद भी आखिरकार उस लड़की का कहीं पता नहीं चल रहा था। लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने भी बिल्कुल उस लड़की की तरह सोचना शुरू किया और हरीश कुमार ने एक ऐसा फेक अकाउंट बनाया जिसमें अपने बारे में बहुत सारे ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखी। उसमें ये दिखाया कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत पैसे वाले हैं, और उस लड़की से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि एक गाज़ियाबाद के अकाउंट में जो इस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने अपने पैसे की यह रकम जो ट्रांसफ़र की थी वो गाज़ियाबाद का अकाउंट होता है, वो फेक आईडी पे खुला हुआ था, फेक अकाउंट था पूरी तरह से। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि जो फेसबुक का अकाउंट था वो भी फेक था, इंस्टाग्राम का अकाउंट था वो भी, जितने भी अकाउंट बने हुए थे सबके सब फेक होते हैं। अब वो इंस्पेक्टर ने, हालांकि उस लड़की ने वो बंद नहीं किया था, इंस्पेक्टर ने जब अपना खुद का अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाने के बाद उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश की, तो कई दिनों के बाद आखिरकार वहाँ से मैसेज आता है, बातचीत शुरू होती है। और बातचीत जब शुरू होती है तब उसे वो पकड़ लेते हैं। और वो लड़की नहीं बल्कि नानी तवीन नाम के एक लड़का होता है, सुबीन सिरी अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला होता है। उसका साथ दे रहे थे विक्रम सिंघा और जोक बाघरा, जो कि पश्चिमी सियांग के रहने वाले थे। इन्होंने जो हैकर्स जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वो लड़का जो बात करता था वो लड़की बन के बात किया करता था। और वो जो ऐसे ऐप चलते हैं, ऐप के माध्यम से वो कभी देश से बाहर गया ही नहीं था। लेकिन जो फेसबुक पर उसने अकाउंट बनाया हुआ था वो अकाउंट किसी
और लड़की का होता है जो सचमुच में लंदन में रह रही होती है। उसके नाम से उसने चांदनी के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया और उससे दोस्ती करता है। और दोस्ती करने के बाद उसकी सारी दुख तकलीफ़ परेशानियाँ सब कुछ रोज़ के रोज़ पूछता था लड़की बनकर। और जब वो मैसेंजर पर या वैसे बात करता था व्हाट्सएप कॉलिंग पर, तो उसने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था कि बोलता उधर से लड़का था लेकिन इधर से लड़की की आवाज़ आती थी, बेहद खूबसूरत लड़की की आवाज़। और दूसरा इधर से जो कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेजता था वो फ़ोटोग्राफ्स ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर की अलग अलग आईडी पर पड़े हुए थे। तो इसलिए जब हरीश कुमार ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो उन्हें लगा कि ये जो लोग हैं बहुत ज़्यादा फ्रॉड हैं। इन्होंने ऐसे ही न जाने कितने बुज़ुर्गों को इसी तरह से जाल में फंसाया और जाल में फंसाने के बाद उनसे ये लूटपाट क्या करते थे। उनके अकाउंट से ये पता चलता है कि बहुत बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए की रकम जो थी इधर से उधर ट्रांसफ़र की गई थी और वो लगातार ऐसे ही अमीर बनते चले जा रहे थे। पुलिस ने फ़िलहाल उन सबको गिरफ़्तार करने के बाद इस मामले की अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इन आरोपियों को क्या सज़ा मिलेगी ये तो खैर भारत का कानून आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं कि सालों साल लग जाते हैं लेकिन किसी आरोपी को सज़ा नहीं मिलती और आरोपी अक्सर पैसे देकर छूट जाते हैं। लेकिन ये कहानी, ये किस्सा, ये जो पूरा जो मैंने घटनाक्रम आपको सुनाया है, साइबर एनकाउंटर्स के नाम से एक किताब लिखी गई है, उसका ही एक पहला पन्ना है विष कन्या। उस किताब के उस पहली कहानी से ये कहानी आपको सुनाई गई है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके पास भी इस तरह से अगर रॉन्ग नंबर आते हैं, आपके पास भी यदि कोई मैसेज आता है, यदि आप अपना खाली वक्त गुजारने के लिए सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखभाल के इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि कोई पीछे बैठा हुआ आदमी हो और लड़की के भेष में या किसी आदमी के भेष में वो फ्रॉड हो और आपके साथ ठगी कर ले, जैसे कि इस बैंक अधिकारी के साथ की गई थी। जाते जाते आज आनंद चौरसिया हैं जो अयोध्या के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।